जुलाई साल 2025 सुबह के 7 बज रहे थे। एक व्यक्ति हाईवे के किनारे से अपने काम से जा रहा था। तभी उसे शौच लगती है और शौच करने के लिए जैसे ही वो एक पुल के पास रुकता है और जैसे ही झाड़ियों के पास शौच के लिए जाता है, वह जो कुछ सामने देखता है उसे सुनकर उसकी चीखें निकल जाती हैं, उसे देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। जैसे ही वो झाड़ियों के किनारे जाता है, देखता है कि सामने झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और चेहरा जला हुआ है। अब खौफनाक मंजर देखकर वह व्यक्ति डर जाता है और फौरन ही भागते हुए पुल के पास जाता है, अपने पास से फोन निकालता है और पुलिस वालों को सूचना देता है। मौके पे पुलिस पहुंचती है और फिर जांच पड़ताल शुरू करती है। लड़की की पहचान नहीं हो पा रही थी क्योंकि चेहरा जला हुआ था। पास में एक स्कूटी थी और फिर एक मोबाइल पे कई फोन आया हुआ था। पुलिस उस नंबर पे कॉल करती है तो फोन बंद आ रहा था। अब पुलिस की टीम जो रहती है फौरन ही अपने बड़े अधिकारियों को सूचना देती है। अब यह मामला रहता है बाराबंकी का। बाराबंकी के जो एसपी रहते हैं अविनाश त्यागी जी, वो इस केस को संज्ञान में लेते हैं और फिर कई टीमों का गठन करते हैं। जांच पड़ताल शुरू होती है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं, सर्विलांस टीम की मदद ली जाती है, एफएसएल की टीम आती है, जांच पड़ताल शुरू होती है। तभी पता चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं है बल्कि यह बाराबंकी के क्षेत्र में पोस्टेड एक थाने पर एक महिला सिपाही है जिसका नाम बिमलेश पाल है। अब पुलिस के अधिकारी और पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं क्योंकि मृतक कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि खुद एक महिला कांस्टेबल थी। अब महिला कांस्टेबल की हत्या किसने की, क्यों थी, कई सवाल थे। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। तभी एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिसको सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। शायद आप भी आश्चर्य में पड़ जाए। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, 27 जुलाई को एक लड़की बाराबंकी शहर में आरओ का पेपर देने के लिए जाती है जिसका नाम रहता है बिमलेश। बिमलेश खुद एक महिला कांस्टेबल रहती है। 27 तारीख को पेपर देने जाती है लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चलता है। घर वाले फोन करते हैं तो मोबाइल बंद आ रहा था। इधर घर वाले काफी परेशान थे। 3 से 4 दिन होने वाले होते हैं। घर वाले इसलिए परेशान थे क्योंकि बिमलेश 4 बहनों में सबसे तीसरे नंबर की बड़ी बहन थी। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी थी और 2 लड़कियों की शादी होनी थी। घर की पूरी जिम्मेदारी बिमलेश अकेले अपने दम पर संभालती थी। इधर परिवार बिमलेश को लेकर काफी खुश रहता था। बिमलेश अपने घर परिवार को, माता को, पिता को, अपनी बहनों को काफी खुश रखती थी। उनकी सारी मुरादें, ख्वाहिशों को पूरी करती थी। अब इधर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी 30 जुलाई की सुबह एक व्यक्ति पुलिस को बताता है कि एक लड़की की लाश बिंद्रा पुल के पास पड़ी हुई है झाड़ियों में। मौके पे पुलिस पहुंचती है और देखती है कि यह लड़की नॉर्मल ड्रेस में थी लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था, पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। अब देखते ही देखते भीड़ लग जाती है और मामला बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आ जाता है। अब एसपी साहब कई टीमों का गठन करते हैं जांच पड़ताल के लिए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पहचान होती है कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि खुद महिला पुलिस कांस्टेबल है जिसका नाम बिमलेश पाल है। अब इधर जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। एक नंबर पुलिस को मिलता है। पुलिस बार बार उस पर फोन करती है तो वो बंद आ रहा था। तभी पुलिस वाले उस नंबर को ट्रेस करते हैं। पता चलता है कि वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि सुल्तानपुर का रहने वाला एक खुद पुलिस कांस्टेबल है जो हरदोई में पोस्टेड है, हरदोई के थाने में। यह उसी का नंबर है। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है लेकिन इधर जो पुलिस कांस्टेबल रहता है उसका नाम इंद्रेश मौर्य रहता है। इंद्रेश मौर्य वहां से लखनऊ गया हुआ था। लखनऊ से बाराबंकी आ रहा था। रास्ते में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। भेरिया रोड से गिरफ्तार करती है। वो गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2017। साल 2017 में बिमलेश और इंद्रेश दोनों की मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो इधर बिमलेश बताती है कि वह सुल्तानपुर की रहने वाली है। इधर इंद्रेश कहता है मैं भी
सुल्तानपुर का ही रहने वाला हूँ। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। ड्यूटी के दौरान दोनों की मुलाकात होती थी और फिर एक दिन धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती गई। दोनों अपना नंबर आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते रहते हैं और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। अब प्यार की हद जब बढ़ने लगती है तो दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, समय व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे अब बिमलेश इंद्रेश को बेहद प्यार करने लगती है। इधर इंद्रेश सिर्फ बिमलेश के जिस्म का प्यासा था, उससे ना कोई प्यार था और ना ही कोई दोस्ती रखनी थी। वह बिमलेश को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फिर उसके साथ अनैतिक कार्य करने लगता है। इधर कुछ दिन और गुजरता है। बिमलेश कहती है कि वह उससे शादी करना चाहती है, लेकिन इधर इंद्रेश उसे शादी से मना कर देता है। बार बार कहने के बाद बिमलेश के इंद्रेश मना कर देता था। आज शादी करूंगा, कल शादी करूंगा, एक तारीख मैं बताऊंगा जिस दिन मैं तुमसे शादी करूंगा, बहुत जल्द कर लूंगा, कुछ पैसे कमा लें, कुछ जमीन जायदाद इकट्ठा कर लें, कुछ फ्लैट ले लें, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। इसी दौरान इंद्रेश बिमलेश से कहता है कि उसे 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब इधर बिमलेश खुद अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी, इकलौती लड़की थी अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालने वाली। बिमलेश कहती है ठीक है। बिमलेश ये जानती थी कि वह उसका पति बनने वाला है, उसे शादी करने वाला है। अब वह बैंक से 5 लाख रुपए लोन लेती है और फिर इंद्रेश को दे देती है। इंद्रेश अपना काम करता है। साल 2024 आ जाता है। अब इधर फिर से बिमलेश कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है, नहीं तो उसके घर वाले कहीं और शादी कर देंगे। लेकिन इंद्रेश बार बार उसे टालता रहा। अब बिमलेश परेशान हो जाती है। परेशान होकर एक दिन कहती है, देखो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी, मैं तुम्हें सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी, मैं तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी। इधर इंद्रेश अब डर जाता है। इसी दौरान इंद्रेश की शादी भी तय हो जाती है किसी और लड़की से। बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली थी। तभी इंद्रेश को अब डर सताने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी से पहले ही वो जेल चला जाए, कहीं बिमलेश उसे रेप केस में फंसा न दे, फिर उसकी बड़ी बदनामी होगी, नौकरी भी चली जाएगी और शादी भी टूट जाएगी। अब वह डर के मारे बिमलेश से कहता है कि ठीक है, वह उससे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो शादी कहीं और नहीं करेगा, बारात लेकर नहीं आएगा, धूमधाम से नहीं करेगा, उससे शादी किसी मंदिर में करेगा। अब बिमलेश तैयार होती है, लेकिन फिर इंद्रेश तैयार नहीं होता है। फिर किसी बात को लेकर वह टाल मटोल करने लगता है। बिमलेश समझ जाती है कि यह ऐसे मानने वाला नहीं है, यह इसको धोखा दे रहा है, यह इससे प्यार नहीं करता है बल्कि जिस्म के साथ खेल रहा था। अब इधर बिमलेश 24 मार्च साल 2024 को FIR दर्ज करा देती है कि एक महिला कांस्टेबल बिमलेश के साथ, यानी कि खुद बिमलेश FIR दर्ज कराती है कि उसके साथ उसके साथी ने, इंद्रेश मौर्य ने ड्यूटी के साथ उसके साथ छलकर उसके साथ रेप किया है। अब इधर रेप केस हो जाता है। वो डरने लगता है कि अब तो वो जेल चला जाएगा। इसी बीच वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों में सुलह हो जाती है और फिर लड़की अपने बयान से पलट जाती है, बयान बदल देती है। इधर केस बंद हो जाता है। केस बंद हो जाता है और उसके बाद लड़की बिमलेश जाकर इंद्रेश के साथ एक मंदिर में, आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो बाराबंकी में ही रह रही थी। तभी इंद्रेश की पोस्टिंग हरदोई में हो जाती है, हरदोई के एक थाने में। अब इंद्रेश हरदोई चला जाता है। इधर लड़की अकेले रहने लगती है और फिर कभी कभी मिलने के लिए इंद्रेश हरदोई से बाराबंकी आता था। अब हरदोई वहां से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन बिमलेश बार बार उसे कहती थी कि वो अपने घर कब लेकर जा रहा है, वो अपने माँ बाप से कब मिला रहा है, वो उसके परिवार के साथ रहना चाहती है। इधर इंद्रेश उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। इंद्रेश कभी भी उसे अपने पत्नी के रूप में नहीं देखता था। वह सिर्फ जेल जाने से बचने के लिए उससे शादी कर ली। इधर बार बार उसे धमकियां देता था कि अगर वो जिद करेगी तो फिर वो उसे छोड़ देगा। अब इधर घर वाले, बिमलेश के माँ को भी यह सारी बात पता थी। माँ भी परेशान थी, इधर बिमलेश भी काफ़ी परेशान थी। अब बिमलेश इतनी परेशान हो जाती है, वह आत्महत्या करने की कोशिश भी करने लगती है। और इधर इंद्रेश चाहता था कि वह उसको इतना उकसाए ताकि बिमलेश आत्महत्या कर ले और वह फिर बिमलेश से छुटकारा पा जाए।
लेकिन बिमलेश इतनी कमजोर दिल की नहीं थी। बिमलेश सोचती है कि वो आत्महत्या नहीं करेगी, वो उसके साथ उसकी दुल्हन बनकर और समाज में पति पत्नी की तरह रहेगी। लेकिन इधर इंद्रेश बार बार मना करता रहा। कभी थाने का बहाना देकर, कभी ड्यूटी का बहाना देकर उसे घर नहीं ले जाता था। अब इधर साल 2025 आ जाता है। साल 2025 आ जाता है और इधर बिमलेश का शौक था कि वह पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनेंगी। वह आरओ का एग्जाम देने के लिए 27 तारीख को पहुंचती है बाराबंकी। इधर उसके आने जाने के रूट के बारे में इंद्रेश को सारी हकीकत पता थी। इंद्रेश से उसकी बातचीत होती है। बिमलेश सब कुछ उसे बताती है कि वह कहाँ पर आई हुई है पेपर देने के लिए और कब निकलेगी। इधर लखनऊ से वैगनार लेकर 27 जुलाई को वह पहुंचता है बाराबंकी। बाराबंकी जाता है तो वो देखता है कि जिस कॉलेज में वो पेपर दे रही थी उस कॉलेज से वो बाहर निकल रही है। अब उसे बुलाता है, अपने पास बिठाता है और फिर बातचीत करता है। घंटों बातचीत करने के बाद अब लेकर जाता है बाराबंकी के बिंद्रा पुल के पास। रात तकरीबन 1 बज रहे थे। अब वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं अपने थाने पर चला जाऊंगा। इधर लड़की से नीचे उतरता है और बिमलेश नीचे उतरती है किसी काम के लिए और फिर बातचीत करने लगता है। 10 मिनट बातचीत करता है। उसके बाद जैसे ही लड़की झाड़ियों की तरफ शौच के लिए जाती है, वैसे ही बिमलेश कार से अपने बैगनार से एक रॉड निकालता है और फिर उसके पीछे सर पर वार कर देता है। वहीं बिमलेश के सर से खून निकलने लगता है, सर फट जाता है और वहीं वह अपना दम तोड़ देती है। और इधर फिर इंद्रेश किसी चीज से उसके चेहरे को जला देता है ताकि उसकी पहचान ना हो पाए, कोई उसे पकड़ ना पाए। और वहां से फौरन ही वैगनार लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए अपने क्षेत्र सुल्तानपुर जाता है। वहां जाता है तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वो काफी परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। शायद वो अनजान था, भले ही पुलिस महकमे में था, लेकिन वो अनजान था कि पुलिस और कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अपराधी कोई भी हो, चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा। अब इधर फिर से वह सबूत मिटाने के लिए सुबह 30 तारीख की सुबह जैसे ही उस बाराबंकी के बिंद्रा पुल के पास पहुंचता है, तभी एक भेड़िया रोड पड़ता है। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करती है तो उसे थाने लेकर जाती है और पूछताछ करती है। तो इधर इंद्रेश टूट जाता है और कहता है कि साहब, मैंने उससे शादी की थी, लेकिन मैं उसे पत्नी के रूप में नहीं मानता था। 5 लाख रुपए लोन भी मैंने लिया था और कभी पैसे के लिए वो मुझसे बातचीत करती थी, पैसे मांगती थी और मुझे साथ रहने के लिए जिद करती थी। वो चाहती थी कि वह एक पत्नी की तरह समाज में रहे, लेकिन वह लोगों के लोक लिहाज के डर से किसी को पता न चल जाए कि उसकी गैर बिरादरी में शादी उसने की है अपने ही महिला कांस्टेबल साथी के साथ। इसलिए उसने इस शादी वाली बात को सबसे छुपा कर रखना चाहा, इसीलिए उससे दूरियां बनाकर रखी। और वो चाहता था कि इतना प्रेशर दिया जाए कि बिमलेश आत्महत्या कर ले। अब जब लड़की बिमलेश महिला कांस्टेबल की मौत की खबर उसके घर पहुंचती है तो माँ का रो रोकर, बूढ़ी माँ का रो रोकर साथियों बुरा हाल हो जाता है। बहनें आती हैं, 3-3 बहनें, आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं था। एक भाई और एक पिता का फर्ज बिमलेश निभा रही थी और इधर अब वो इस दुनिया से एक दरिंदे के हाथों अपना दम तोड़ चुकी थी और दुनिया से जा चुकी थी। अब बिमलेश कभी लौट कर नहीं आएगी। अब उसके परिवार का क्या होगा? बूढ़ी माँ, घर पर एक बहन जिसकी शादी करनी है, एक बड़ी बहन, सबकी जिम्मेदारी बिमलेश के सर पर थी। अपनी बहनों को पढ़ाती थी, लिखाती थी, माँ की देखरेख करती थी। लेकिन इंद्रेश ने महज अपने स्वार्थ के लिए, बिमलेश से छुटकारा पाने के लिए अपने ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और इंद्रेश का कहना है कि उसके साथ कुछ लोग और भी थे। अब पुलिस यह जांच पड़ताल कर रही है कि उसके साथ आखिर और कौन लोग थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुलिस ने उसे, बिमलेश को, शहीद गार्डन में रखकर फूल माला अर्पित किया, उसे श्रद्धांजलि दी गई और बहन बिमलेश को कंधा भी दिया गया। पुलिस वालों के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई और फिर उसके ही अपने रिश्तेदार ने उसे मुखाग्नि दी, उसका दाह संस्कार किया गया। तो साथियों, ये थी कहानी। दरअसल साथियों, आजकल
इंसानी रूप में कुछ भेड़िए हमारे बीच घूम रहे हैं जो लड़कियों से दोस्ती करते हैं, प्यार का दिखावा करते हैं और फिर उनके साथ उनकी इज्जत आबरू को लूटते हैं, उनके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं, शादी की बात कहकर लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं और अंत में लड़कियां इतनी भोली होती हैं कि समझ नहीं पाती हैं और उनके प्रेम जाल में फंस जाती हैं और अंत में मौत को गले लगा लेती हैं। कुछ हिम्मती लड़कियां होती हैं जो लड़ती हैं, लेकिन वो लड़कियां भी क्या करें जब जिस पर विश्वास करती हैं और वह व्यक्ति धोखा दे दे और धोखे में प्रेम जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार दे। तो साथियों, फिलहाल ये थी कहानी। इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारी तमाम माताएं बहनें इस कहानी को सुन सकें और इस घटना से सबक ले सकें। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, चलते चलते आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, ऐसी घटनाओं से जागरूक रहें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।